अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए लेके आते हैं एक नया प्रोग्राम नए मौजू के साथ। आज का मौजू इंतहाई अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ केस में फैसला दे दिया है और उनका कहना है कि बादियो नजर वजीर आजम ने आइन की बजाय पार्टी से वफादारी की है। यानी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने आइन की बजाय पार्टी से वफादारी की है और मामला हतमी फैसले के लिए लार्जर बेंच को भेजते हुए 16 जनवरी तक मोहलत भी दी है। 16 जनवरी यानी अब से सिर्फ चंद दिन के बाद। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने एनआरओ अमल दरामद केस पर 12 सफात पर मुश्तमिल अपना फैसला सुना दिया। आज इस पर बात करेंगे इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन। ज्वाइन करेंगे हमें इस्लामाबाद से डॉक्टर शाहिद मसूद, सीनियर जर्नलिस्ट और तजिया नगार, एक्सप्रेस न्यूज पे आते हैं, अपना शो करते हैं। हमें लाहौर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर कामरान शेख, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानूनदान है। और हमें टेलीफोन पे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अली जफर। अली जफर किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जो एक पिटिशन जाली वोटर्स के इंदराज के ऊपर या उनके नामों के खराज के ऊपर मैंने खुद सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। अली जफर ने उसकी पैरवी की थी और बहुत जल्दी उसको जीत भी लिया था। इन सब के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अदालत ने अपने फैसले में वजीर आजम को बादियो नजर गैर दयानतदार आदमी कहते हुए अटॉर्नी जनरल को 6 ऑप्शन हुकूमत तक पहुंचाने के लिए दिए हैं। ऑप्शन 1, हलफ की वफादारी और अदालती अहकामात की पैरवी न करने पर सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर कानून के खिलाफ आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होने के कार्रवाई की जाए। दूसरा ऑप्शन, वजीर आजम, वफाकी वजीर कानून, सेक्रेटरी कानून के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तीसरा ऑप्शन, अदालती हुक्म पर अमल कराने के लिए आर्टिकल 187 के तहत अदालती कमीशन कायम कर दिया जाए। चौथा ऑप्शन, सदर के लिए किसी ने आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना नहीं मांगा, कोई इन ऑप्शन से मुतासिर है तो अदालत उसे सुनने के लिए मौका दे रही है। और पांचवा ऑप्शन, चेयरमैन नैब को नैब ऑर्डिनेंस के तहत हटाने की कार्रवाई की जाए। छठा ऑप्शन, अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करे और आईनी दिबाचे के मुताबिक अवाम को फैसला करने दिया जाए। सबसे पहले बहुत अहम सवाल डॉक्टर शाहिद मसूद आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने इसके ऊपर बड़ा मुफस्सिल तज्जिया भी दिया। एक्सप्रेस न्यूज पे मैं सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बादियो नजर में वजीर आजम दयानतदार आदमी नहीं है। आर्टिकल 62(1) के तहत ऐसा शख्स पार्लियामेंट का रुकन नहीं हो सकता जो दयानतदार ना हो, अमीन ना हो। और वजीर आजम ने तो आइन से पासदारी का हलफ भी उठाया हुआ है। आपके ख्याल में उनकी आईनी हैसियत क्या रह गई है? जी, मेरे ख्याल से काफ़ी प्रॉब्लम में आ गए हैं वजीर आजम साहब भी, प्रेसिडेंट साहब भी और बाकी जो पूरी हुकूमत है, क्योंकि इसमें 2 बातें उन्होंने की हैं। इसको इस तरह से समझ लें आप मुबशर के, उन्होंने, मैं अपने ऊपर रख के कहता हूं कि यानी उन्होंने तय कर दिए अदालत कि डॉक्टर शाहिद मसूद एक मुजरिम है, बददयानत आदमी है, गलत आदमी है, कातिल है, चोर है, और फिर 6 ऑप्शंस दे दे। ये भी कहा उन्होंने एक लार्जर बेंच के सामने, ये भी कह दिया। नहीं फिक्स कर दिया ना उन्होंने। अच्छा, आपको भी गिल्टी कह दिया उन्होंने। और उसके बाद 6 ऑप्शंस उन्होंने लार्जर बेंच की तरफ भेज दिए कि जी आप इसमें से चाहें तो ये करें, चाहें तो ऐसा करें, चाहें तो ऐसा करें, चाहें तो ऐसा। यानी उन्होंने गिल्टी करार दे दिया है और अब उन्होंने मुखातिब नहीं किया। डॉक्टर शाहिद मसूद, 2 टोक सवाल पूछूंगा, खरा सवाल पूछूंगा। आपके ख्याल में 17 या 18 जनवरी के दरमियान में यह हुकूमत और सिस्टम जा रहा है कि नहीं जा रहा? मुबशर, उससे पहले बहुत से वाकयात हैं। एक तौहीन अदालत का मामला है बाबर रेवान साहब पे, एक उनको नोटिस मिला हुआ है, एक रेंटल पार आने वाली है, उसका फैसला आने वाला है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि 16 तारीख को जब लार्जर बेंच बैठेगा तो उसी दिन मेमोगेट भी इस्लामाबाद की अदालत के अंदर हो रहा होगा। तो आप 17-18 से पहले और भी बहुत से वाकयात हैं। यह भी ध्यान में रखिएगा कि एनआरओ फैसले पे हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातें, जो एमक्यूएम है या एएनपी है या जेयूआई उस वक्त साथ थी, ये तमाम पार्टियां एनआरओ पे हुकूमत के अगेंस्ट खड़ी थी। इसीलिए इस एनआरओ को पार्लियामेंट से मंजूर नहीं करवाया जा सका। तो बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी शुजात की जेर सरबराही अपना अहम इजलास बुलवा लिया है। कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रायबंड में PMLN का इजलास बुलवाया है और परसों असफंदियार वली ने ANP का इजलास बुलवाया है। आपके ख्याल में यह क्या हो रहा है? मेरा ख्याल है कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट कराची से आया था उसके ऊपर काफी गौर करें मुबशर। उन्होंने जो बात की थी फजलुर रहमान साहब ने, और आपके यकीनन ये इल्म में होगा कि राजा जफरुल हक साहब के जरिए मुस्लिम लीग नवाज और फजलुर रहमान साहब का रब्ता हुआ है।
तो मेरा ख्याल ये है कि अब इसका बेहतरीन रास्ता ये है कि कोई दरमियानी कुछ तसादुम, क्योंकि तसादुम तो बहुत ज्यादा हो गया, और खास तौर पे जो एक मेरे ख्याल से बदतरीन काम हुआ है वो कल हुआ है। डॉक्टर शाहिद साहब, आई हेट टू ब्रेक योर हार्ट, बट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे दोनों पार्टीज पहुंच चुकी हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पार्टीज पहुंच गई हैं। मुबशिर, एक बात सिर्फ मैं कह दूं, मुझे जो हद से ज्यादा अफसोस हुआ है वो ये हुआ है, मैं कोई ISPR का तर्जुमान नहीं हूं, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जब चाइना में मौजूद है, आप यकीन करें कल मैं इंडियन मीडिया पढ़ रहा था, सुन रहा था उनको, जिस तरह दुनिया ने तमाशा बनाया है इस बात का, आर्मी चीफ चाइना में और आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने गैर कानूनी काम किया। मतलब आप कोई कसर ही नहीं छोड़ रहे कि कोई रिस्ट्रेन कर रहा है, कोई आपको मौका दे रहा है, कोई आपको सिस्टम को चलाना चाह रहा है, कोई कह रहा खुदा का वास्ता जमहूरियत ठीक करो, गवर्नेंस ठीक करो, और आप लड़ लेके पीछे पड़ गए कि नहीं हमने अदालतों से जरूर शहीद होना है, फौज जरूर मार्शाल्लाह लगा दे। वो नहीं लगाएंगे, उन्हें नहीं लगाना चाहिए। मगर ये जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, देखिए अभी भी एहतजाज एहसन सागर छोटा सा एक हाथ लिख देते स्विट्जरलैंड, क्या हो जाना था। अब क्या हुआ, रिव्यू में गए, रिव्यू के बाद और आपने प्रेसिडेंट जरदारी का टेलीविजन इंटरव्यू नहीं सुना जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कब्र का ट्रायल नहीं होने दूंगा? देखिए मोहतरमा का ताल्लुक इससे नहीं था मुबशिर। वहां पे बात जब NRO हो रही थी, आपको याद होगा शायद कि हमने न्यूज ब्रेक की थी मैंने, वहां पे ये थर्ड टाइम वाली कंडीशन थी। कुछ लोग जो NRO ज़दगान थे वो बजिद थे इस बात पे, जिनके ऊपर मुकदमात थे, उन्होंने बीबी को फोर्स किया कि आप ये केसेस वाली शिक डालें, वरना बीबी का ख्याल ये था, और पीपल्स पार्टी के कारकुन और जो असल पीपल्स पार्टी थी वो थर्ड टाइम के ऊपर अर्ली इलेक्शंस पे और राइट, ठीक है, आते हैं इसी केस पे इस वक्त कर रहे थे। बैरिस्टर कामरान शेख, योर टेक, सुप्रीम कोर्ट क्या चाह रही है? सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दे के, यानी कि क्या क्वेश्चंस हैं इस केस में इन्वॉल्व, और फैसले के लिए लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया। अभी उन्होंने फैसला कुछ नहीं किया, क्योंकि ये मेरे ख्याल में मुनासिब भी यही है कि इतना सीरियस इशू जो है, ये जितना लार्जर बेंच होगा उतना ही बेहतर है, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर को एक्यूज कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को एक्यूज कर रहे हैं। फुल कोर्ट बुला लेते तो फुल कोर्ट, अब ये तो चीफ जस्टिस की स्वाबदीद है ना। हाँ। देखें, जो बेंच है वो तो सिर्फ लार्जर बेंच की रिक्वेस्ट करके चीफ जस्टिस साहब को भेज सकता था। अब चीफ जस्टिस साहब की मर्जी है कि वो कितना बड़ा बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और अवेलेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी उन्हें कि क्या फुल कोर्ट अवेलेबल है इस्लामाबाद में फॉर हियरिंग ऑफ दिस केस। तो ये एन मुमकिन है। काफी केसेस हैं वो नहीं हो रहे उन अदालतों में, कई साल से पड़े हुए, उनकी दूसरी पेशी नहीं हो रही। इन केसों में हर दूसरे दिन एक पेशी हो जाती है, ये बड़ी अजीब सी बात है। वैसे नहीं, हर दूसरे दिन कहाँ मुबशर, ये दिसंबर 2009 का फैसला है। छोड़े ना सर, आप इतने मासूम आदमी हैं, आपके कई मौकल 19 साल से रगड़े खा रहे हैं आप, ऐसी बात। वो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो है ना, ये भी क्वेश्चंस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है। 17-18 हजार केसेस इसके साथ लिंक थे। मुझे एक बात बताएं जी, टेक्निकली स्पीकिंग, जी जी, वजीर आजम पाकिस्तान के ऊपर, मैं पीपल्स, जैसा शाहिद मसूद ने कहा वो ISPR के स्पोक्स पर्सन नहीं है, मैं पीपल्स पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, ठीक है, बट एक सवाल है, ना वजीर आजम के ऊपर इलेक्शन कमीशन में कोई पिटीशन हुई, ना रिट हुई उनके खिलाफ, ना उनकी अहलियत के खिलाफ नेशनल असेंबली में कोई चीज आई, ना उनकी अहलियत के खिलाफ सेनेट में कोई चीज आई, ना उनकी अहलियत के खिलाफ कोर्ट में कोई चीज आई। और जब कोर्ट ये कह देता है कि बादियुन नजर वजीर आजम, इज दैट अ फेयर जजमेंट? देखें, इट इज अनफेयर, डोंट यू थिंक? बट वील कमेंट ऑन दैट। कामरान शेख हमारे साथ हैं, अली जफर हमारे साथ हैं, शाहिद मसूद हमारे साथ हैं, और इमरान खान हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर के बाद। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे डॉक्टर शाहिद मसूद की, कामरान शेख साहब की, और अली जफर साहब हमें ज्वाइन किया हुआ उन्होंने, इमरान खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में। एक सवाल जो असल में बड़ा इंपॉर्टेंट, जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था, आम आदमी, क्योंकि मुझे कानून का पता नहीं है, मुझे आइन का पता नहीं है, मैं इंटरप्रेट नहीं कर सकता कानूनी जुबान को, इट्स नॉट माई लैंग्वेज। मुझे जब से ये डिसीजन आया, मुझे लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं क्या ये बायस नहीं है, क्या ये नहीं है, तो यू मस्ट क्लैरिफाई इट। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ मुबशर, ये ना आम केस है। इस मुकदमे से बेशुमार हजारों की तादाद में मुकदमे खत्म हुए थे, और उसके जजमेंट के नतीजे में वो मुकदमे रिस्टोर हुए हैं। कोर्ट इस बात में इंटरेस्टेड है कि उनकी पोजीशन क्या है, और उसमें बेशुमार मुकदमे ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। आप ये देखें कि ना सिर्फ ये कि पास्ट करप्शन इशू है, ये जो जजमेंट आई है ये अदनान ख्वाजा के केस में है।
अदनान ख्वाजा वो शख्स है जिसको OGDC का हेड लगाया गया था, एक लुक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का, डिस्पाइट बीइंग डिस्क्वालीफाइड, डिस्पाइट बीइंग प्रीवियस नैब कॉन्विक्ट। अब सवाल ये है कि अगर इस हुकूमत ने यही फैसला किया हुआ था कि इस दौर में भी, एक तो पिछली करप्शन तो अपनी जगह है, इस दौरे हुकूमत में भी करप्शन से तौबा नहीं करनी, तो आप मुझे बताएं, और जो जजमेंट आई उस पे इतने करोड़ों की आवाम जो है वो सवाल सुप्रीम कोर्ट से कि आप जस्टिफाई करें। अली जफर साहब से पूछ लेते हैं। अली जफर साहब, सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं, आला अदालत का ये हुक्मनामा है कि वजीर आजम बादी और नजर वजीर आजम है और गालिबन उन्होंने पार्टी से वफादारी की, आइन से नहीं। क्या इस सूरत में उनकी जो मेंबरशिप है नेशनल असेंबली की और उनकी अहलियत एज अ प्राइम मिनिस्टर वो खत्म नहीं हो जाती? जी मुबशर, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले आपको एक बताना चाहता हूँ बात। आई थिंक एक कॉन्सेप्ट हमें बड़ा जरूरी है कि हम ये समझें। रूल ऑफ लॉ का एक कॉन्सेप्ट है जी, और ये रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि ये हर एक पे लागू है। ये गवर्नमेंट पर भी, एग्जीक्यूटिव पर भी, पार्लियामेंट पर भी और सुप्रीम कोर्ट पे भी। रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि आपने अगर किसी पे इल्जाम लगाना है तो आप एक उसका प्रॉपर ट्रायल करें। आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का है कि किसी को आप फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस के बगैर गिल्टी करार नहीं दे सकते। तो मेरे लिहाज से ये जजमेंट जो है, जिसके अंदर ये कहा गया है, जैसा डॉक्टर शाहिद साहब कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर दयानतदार नहीं है, ये आई थिंक सुप्रीम कोर्ट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अपनी जुरिडिक्शन से शायद बियॉन्ड जा रहा है। बिकॉज ये विदाउट ट्रायल, एक विदाउट हियरिंग आप ऐसी स्टेटमेंट, मैं कहता हूँ जजमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन में भी नहीं दे सकते। सो आई थिंक दैट इज अ फंडामेंटल इशू एंड ये एक ऐसी चीज है जो प्रॉब्ली फुल बेंच इसको देखेगा और रिव्यू करेगा। नंबर 2, इसमें अगर आपने किसी को नाअहल करार देना है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि इलेक्शन पिटिशन फाइल होगी, उसमें बाकायदा एविडेंस आएगा और उसके बाद एक डिसाइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसको खुद नहीं ले सकता, ये जाएगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो एक लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उसके पास मैटर। तो आई डोंट थिंक दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। मेरा ख्याल है अभी आगे चलेगा मामला, ये फुल बेंच जब इसको ऑर्डर को रिव्यू करेगा तो ये चीजें सामने आएंगी। अली जफर साहब, एक और चीज इसमें देखें मोहसिन साहब जी कि आप, ये जरा यूनिक सा ऑर्डर है कि एक तरह की थ्रेट है। अब ये इस तरह है जिस तरह के जजमेंट में लिखा जा रहा है कि ये 6 काम है, ये आप कर लें वरना आगे होगा। ये एक अगेन बड़ी डिफिकल्ट सी पोजीशन है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का काम है डिसाइड करना। अगर वो कहते हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो डिसाइड कर देंगे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा एंड पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर। ये ऑप्शन देना चाहिए, ये बड़ा एक यूनिक है इन द हिस्ट्री में भी, बिकॉज ऐसी NRO की जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से शायद ये जजमेंट आई है। वरना अगर आप अपना देखें कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन इशू डिसाइड किया जाता है, ऑप्शन नहीं दी जाती। अली जफर साहब, बात पता है क्या, मेरे प्रोग्राम में एक बड़ा मसला है। इस प्रोग्राम का नाम है खरी बात, और हालांकि आप मेरे इतने अजीज दोस्त हैं, लेकिन खरी बात तो मैंने करनी है ना। फिर आपको मैं सवाल तो मैं पूछूंगा ना जो आपको भी तकलीफ दे होगा। ये इसके जिम्मेदार आप लोग और आपके वकला बरादरी नहीं है। खुद आसमा जहांगीर जो है वो कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके कोर्ट के फैसलों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करते। आप लोग कहां पे प्रैक्टिस करने देते हैं कोर्ट्स को सही जजमेंट? आप लोग तो अब मीडिया ट्रायल्स कर रहे होते हैं हर चीज का। देखिए, ये भी एक, मैंने इनफैक्ट एक स्पीच भी की थी जिसमें मैंने कहा था कि एक मीडिया का भी, जुडिशरी का भी, डेमोक्रेसी का भी एक पेंडुलम है जो एक बहुत एक्सट्रीम पे चला गया है। इसमें वापस आना है और ये काफी, ये भी एक यूनिक पाकिस्तान के लिए है कि ऑन गोइंग ट्रायल के ऊपर हम बोल देते हैं, ऑन गोइंग लिटिगेशन के ऊपर हम आपके सिटकॉम्स भी कर देते हैं और वो फिर ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस करता है बिकॉज जजेस भी देखते हैं। नहीं, आई एम सॉरी, आप सिटकॉम किसी और चैनल पे करते होंगे, दुनिया पे सिटकॉम नहीं होते। मुबशिर में जी एक मिनट डॉक्टर शाहिद साहब, अली जफर साहब से चाहूंगा कि पूछ लूं, एक बात पूछो। पूछे। यहाँ पे जो बात बददियानती वाली बात हुई है ना, इसमें देखें, मैंने कुरान शरीफ पे अगर हलफ उठाया है, मैं आम शहरी कोई नहीं हूं, मैंने हलफ उठाया है कुरान शरीफ पे एज अ वजीर आजम या एज अ सदर या वजीर कानून या जो भी, मैंने हलफ उठाया है कि मैं अपनी जात से बालातर होके रियासत, मुल्क
इस मुमलिकत के मफादात का फैसला करूंगा और मैं आइन और कानून का पाबंद हूं। ये मैंने हलफ उठाया है। राइट। उस हलफ को अगर मैं पूरा नहीं कर रहा, मेरी पोजीशन और एक आम शहरी की पोजीशन डिफरेंट है। और मैं मैं अगर डॉक्टर हूं और मैंने भी ओथ उठाया, आपने तो डॉक्टर पे प्रोग्राम्स किए हुए मुबशिर, आप ये बताएं, देखिए ना, ये जो बदयांती की बात कोर्ट ने की है वो ये की है कि आपने अपने हलफ से जो आपका मकाम, आपका मर्तबा है, आप एक आम शहरी नहीं है, आपने उस हलफ में बदयांती की है आपने, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं लिखूंगा कि ये फैसला मेरी पार्टी का है। आप पार्टी के वजीर आजम नहीं है। डॉक्टर साहब, खरी बात पता है क्या है? खरी बात पता है क्या है? कि 15 लाख और 50,000 केसेस आपकी मुख्तलिफ अदालतों में पेंडिंग है कई सालों से, और आपको मैं हल्फन बता रहा हूं कि हर मुवक्किल ने, हर मुल्जिम ने और दूसरी साइड वालों ने कुरान पे हलफ उठाए हुए हैं। मुबशिर देखें, फर्क होता है केसेस में, फर्क होता है। अमेरिका में 50,000 रेप केसेस हो रहे हैं, 50,000 जराइम हो रहे हैं, लेकिन उन जराइम में, और अगर ओबामा वहां पे रेप करता है किसी को या कुछ क्राइम करता है तो बड़ा फर्क होता है। आप जिस ओहदे पे बैठे हैं उस ओहदे के लिहाज से मामलात को देखिए। अगर एक एक मिनट अली जफर की बात में मैं मौक़िफ़ ले लूं। किसी की जेब काट लेता है, मैं समझ गया। एक आदमी जो वजीर कानून और वजीर दाखिला है वो जेब काटता है, तो फर्क है बहुत। आपके ओहदे की मुनासबत से आप जो 15 लाख केसेस बयान कर रहे हैं वो हैं, मैं मानता हूं उस बात को। बात यह है कि जो आपके मुल्क के मामला चला रहे हैं, अगर वो अरबों खरबों और बिलियंस की करप्शन कर रहे हैं और अदारों को तबाह कर रहे हैं। राइट, मैं इस पे आता हूं, एक मिनट डॉक्टर साहब। बात ये, अली जफर, क्या ये सच नहीं है कि आपकी लोअर जुडिशरी में जजेस जो हैं वो करप्ट हैं और पैसे लेके और धमकियों में आके फैसले देते हैं? तो क्या वो फैसलों पे असरअंदाज नहीं हो रहे? क्या उन जजेस से और मीडिया से अगर हम गलत एलिगेशन लगाते हैं, हमसे नहीं ट्रायल शुरू होने चाहिए? बिल्कुल जी, रेगुलेशन हर एक की होनी चाहिए, जुडिशरी की भी होनी चाहिए, मीडिया की भी होनी चाहिए, बिकॉज करप्शन के खिलाफ पूरा मुल्क है और हम सारे करप्शन की वजह से ही सफर कर रहे हैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब का एक थोड़ा सा मैं जवाब देना चाह रहा था जी। डॉक्टर साहब, पोजीशन ये है कि अगर आप किसी के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं तो उसका एक रूल ऑफ लॉ कहता है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए आप उसके बाद उसको प्रूव करें और फिर डिसाइड करें। ये आप नहीं कर सकते कि मैं आपको सुने बगैर कह दूं कि जी आपने बदयांती की है और इसलिए ये बनता है, आप बदयांत है। नहीं, कोर्ट ने लफ्ज़ सुना जाएगा 16 तारीख को, बादियो नजर में लगता है। कोर्ट ने ये कहा, एक मिनट अली जफर साहब, 16 को सुना जाएगा। बदयानत है, कोर्ट ने कहा है बादियो नजर में ऐसा लगता है कि बदयानती की। ये मैं वजाहत करूं, आप माहिर कानून है ज्यादा। मैं 1 मिनट इस पे आता हूं, वेरी क्विकली, आप को एक लफ्ज। जी, मैं कह रहा हूं कि बादियो नजर के बाद उनको सुना जाएगा और इसमें एविडेंस जो है वो मुंह से बोल रहा है, क्योंकि दिसंबर 2009 से ये डायरेक्शंस जारी की गई थी हुकूमत को, और हुकूमत का एटीट्यूड वन आफ्टर अनदर। अब तो कोई ओपन सीक्रेट्स हैं, देखें, आप असेंबली में एड्रेस करते हैं, आप मीडिया को एड्रेस करते हैं, आप डिफाइंस की बात करते हैं, इसके बाद भी आपको शहादत की जरूरत है। ऑफ कोर्स उनको सुना जाएगा। बगैर शहादत के मुझे अगर 1 मिनट में आप जवाब दे दें अली जफर साहब, क्योंकि आप भी कानूनदान हैं, आप समझते हैं कानून को। 6 ऑप्शंस जो हुकूमत को मिले हैं आला अदालत की तरफ से, आपके ख्याल में हुकूमत कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मेरे ख्याल से द बेस्ट ऑप्शन जो हुकूमत को करनी चाहिए वो तो ये है कि बॉर्डर की कंप्लायंस करे और लिख दे जो लेटर है। लेकिन एक जो छठी ऑप्शन दी गई है वो भी एक अजीबोगरीब सी ऑप्शन है, जिसके अंदर ये है कि आप जाके तो वापस जाएं अवाम के पास। तो ये एक ऑप्शन, इसका मतलब है कि इलेक्शन करा दें। ये ऑप्शन एक देखी जा सकती है। अली जफर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर शाहिद साहब हमारे साथ ही हैं। मैं जरा आता हूं डॉक्टर साहब इस पे। डॉक्टर शाहिद मसूद हमारे साथ हैं, कामरान शेख हमारे साथ हैं, और ब्रेक के फौरन बाद इमरान खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस हिस्टोरिकल जजमेंट। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान ने हमें ज्वाइन कर लिया। इमरान साहब, वेलकम टू खरी बात, कैसे हैं आप? वालेकुम साहब। आज बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, योर कमेंट्स ऑन इट? देखिए मुबशर, अब गवर्नमेंट के ऊपर है कि आप वो कैसे डील करती है इससे,
क्या वो सुप्रीम कोर्ट के सामने शहीद होना चाहती है? क्या वो मार्टर बन के और ये बताना चाहती है पब्लिक को कि हम फिर मजलूम बनना चाहती है? और या फिर वो एक पाकिस्तान की आइन की रिस्पेक्ट करेगी? जो रूल ऑफ लॉ है वो गवर्नमेंट अगर खुद अपने आप को कानून के नीचे लेके आती है तो सारी कौम कानून के नीचे आ जाती है। क्या वो इसमें अब वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगी? मुझे खौफ ये है कि ये कोशिश करेंगे मजलूम बनने की और ये टक्कर लेंगे सुप्रीम कोर्ट से और इसके बड़े बुरे नतीजे होंगे। तो खान साहब, इसे तो फिर खुदा ना खास्ता, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सिविल वॉर वाली सिचुएशन भी हो सकती है। इस सिविल वॉर तो नहीं होगी, लेकिन गड़बड़ होगी और ये तासुर दिया जाएगा कि हमारे खिलाफ है अदलिया। हालांकि देखें मुबशर, असल में केस है क्या? एक आदमी के ऊपर चोरी के इल्जामात हैं कि स्विस बैंक में उसने $60 मिलियन रखा हुआ है और वो है मुल्क का प्रेसिडेंट। अब अगर प्रेसिडेंट अगर चाहता है कि मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा जिन है करप्शन का वो खत्म हो तो अपने से शुरू करे वो, बल्कि उसको क्या चीज रोक रही है कि कहे जी हाँ बताए $60 मिलियन कैसे बनाया या जो भी है। अगर तो वो ये नहीं करना चाहता, इसका मतलब कि उसको खौफ है कि ये जो पैसे हैं ये चोरी के हैं। और अगर प्रेसिडेंट अपने मिसाल से ये शुरू कर रहा है कि मैं कानून के ऊपर, मैं चोरी करूं तो मुझे कोई नहीं हाथ लगा सकता, लेकिन जेल में जो 1.5 लाख बेचारा गरीब आदमी बंद हुआ है, जो बेचारे नंगे भूखे, बेरोजगारी है या महंगाई है, लोग वो जो चोरी करते हैं वो तो जेल में चले जाते हैं और प्रेसिडेंट कानून के ऊपर बैठे। तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि अगर आपने बचना है, डाका मार के बचना है तो पॉलिटिक्स में आ जाओ, बड़ा ओहदा ले लो। इमरान, मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि टेक्निकली स्पीकिंग, मैं तो एक लीगल माइंड नहीं है मेरा और मैंने तो लॉ नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है देख के वो ये कि एक्चुअली तो फैसला दे दिया एक सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आज। अब लार्जर बेंच जो है वो तो रिव्यू करेगा कि कौन से ऑप्शन पे गवर्नमेंट जो है अमल दरामद करती है। इज दैट योर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो? मुझे भी, क्योंकि देखें बड़ा सीरियस इशू है और जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उन्होंने बेसिकली तो उसको कंटेम्प्ट में होल्ड किया तो एक लार्जर बेंच सुनेगा। इसमें पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट अपना केस पेश करे कि कहीं अपना आर्ग्यू करे केस, अगर वो समझती है उनका कोई केस है। लेकिन अगर बॉटम लाइन पे जाएंगे ना तो ये एक बड़ी शर्मनाक इसके पीछे कहानी है। और कहानी ये है जो कोंडालीजा राइस ने अपनी किताब में लिखी है कि हमने इकट्ठा किया मुशर्रफ को और बेनजीर भुट्टो को, हमने सारे उसके करप्शन के केस माफ करवाए और उसके साथ एनआरओ उन्होंने ब्रोकर किया। क्यों किया? क्योंकि हमें एक मॉडरेट अलायंस चाहिए थी, मतलब कि हमें वो गुलाम चाहिए थे जो अपने लोगों के ऊपर बमबारी करवाएंगे हमारे कहने पे। उसके पीछे सारी इलेक्शन हुई, उस इलेक्शन का ये नतीजा निकलना था। आज आप देख लें कि इतना बड़ा पाकिस्तानी कौम के सामने जो बेचारी मुश्किलात में डूबी हुई है उनके सामने ये ड्रामा हो रहा है कि एक गलत तरीके से पहले एक गैर आईनी और कानूनी एनआरओ के जरिए जो हुकूमत बनी थी, अब वो उस एनआरओ को बचाने के लिए मुल्क को तबाही की तरफ मजीद लेके जा रही है। लेकिन इमरान, इसमें 2 ऑप्शंस ऐसे हैं कि जो बड़े गौर तलब है। मसलन एक ऑप्शन ये है 5वां कि हुकूमत चेयरमैन नैब को हटा के नैब के जो तरीक़ाकार है वो भी कर सकती है। एक तो ये बजाते खुद ऑप्शन है। दूसरा ये कि अवाम से रुजू करें, यानी फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तो अगर हुकूमत ये कह दे कि जी हाँ हम अगले 4 से 6 महीने में इलेक्शंस करवा लेते हैं और या चेयरमैन नैब को फारिग कर देते हैं, तो उसका मतलब है केस खत्म। देखिए ना, उन्होंने तो ऑप्शन दे दिए, 6 ऑप्शन दिए सुप्रीम कोर्ट ने और अगले जो लार्जर बेंच है उसमें फिर ये आगे मजीद बात बढ़ेगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर इसमें से निकलना है तो हुकूमत के पास अब ऑप्शंस है, वो क्या करती है। अब हुकूमत क्या अपने आप को कानून के नीचे लेके आती है? मुल्क की जो एक पहली पाकिस्तान की तारीख का सुप्रीम कोर्ट है जिसके पीछे अवाम खड़ी है, अवाम ने उसी सुप्रीम कोर्ट के जज को 2 दफा बहाल करवाया। लोगों को आप कोई भी ओपिनियन पोल देख लें, पाकिस्तान की अवाम इत्तेमाद। इमरान, मैं 1 मिनट आपको 1 मिनट इंटरप्ट करूं? इमरान, अगर इजाजत हो आपकी, मैं इंटरप्ट करके सिर्फ ये करेक्ट यहाँ पे करूं कि ये ऑप्शंस जो हैं ये लार्जर बेंच को दिए गए हैं। हुकूमत को कुछ नहीं कहा गया कि आप खत लिखें, ये हुकूमत साइन ऑफ हो गई है। ये जो है मामला
ये 5 रुकनी कमीशन ने लार्जर बेंच को ऑप्शन दिए हैं कि आप इसमें से अच्छा एक चीज ठीक चुन है, लें। ये डॉक्टर शाहिद मसूद हैं जिन्होंने आपको ये कहा और बैरिस्टर कामरान शेख उनकी तायीद कर रहे हैं नाउ। जी, अब क्या कहेंगे आप? तो मैं फिर से ये कंप्लीट कर रहा हूँ कि अब क्या गवर्नमेंट क्या, असल तो आप देखना है कि लार्जर बेंच के सामने गवर्नमेंट क्या केस पेश करेगी, क्या उनके सामने आगे तो इनको मौका तो मिलेगा कि अपना जो भी इन ऑप्शंस के ऊपर अपना केस पेश करे। अब डिपेंड करता है कि वो किस मूड में है, क्या वो लेकिन confrontation चाहती है। खान साहब बड़ी माजरत के साथ इफ आई में इंटरजेक्ट, और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास 1 2 3 4 5 सफहात पे टाइप कंपोज पेजेस पे वो तफसीलात हैं कि जो 2009 से अभी तक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसलों की खिलाफ वर्जी करती आई है। व्हाट मेक्स यू थिंक कि अब उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी? मुझे पूरा यकीन है कि खिलाफ वर्जी करेंगे, शहीद बनने की कोशिश करेंगे, अपने आप को मजलूम पेश करेंगे कौम के सामने। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये रास्ता ले लिया जो लग रहा है उस तरफ जा रहे हैं, आगे अगर इनका ख्याल है कि कौम इनके साथ खड़ी हो जाएगी या इनका ख्याल है कि कोई एक तबका इनके साथ खड़ा हो जाएगा, कौम इतनी तंग है आज कि पाकिस्तान की तारीख में कभी, खुद इकोनॉमिक सर्वे जो पाकिस्तान का है, कभी लोगों के इतने बुरे हालात नहीं थे। तो लोग तो दुआएं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जाए। तो अगर इन्होंने कॉन्फ्रंटेशन की और ये समझते जो आपने सिविल वॉर की बात की, ये बिल्कुल नहीं होगा। लोग यहाँ मिठाइयां बांटेंगे सड़कों के ऊपर। इमरान, मेरे पास एक ओपिनियन पोल है, प्रिंग पोल है, और ये बड़ा स्नैप पोल इन्होंने किया है। तकरीबन कोई 20,000 इसके रिस्पोंडेंट्स हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और 4 सूबों में। और पोल में सिर्फ एक सवाल पूछा गया था, आपके ख्याल में इलेक्शंस जल्दी होने चाहिए या नहीं? और जवाब में 11% ने कहा कि पता नहीं, 24% ने कहा नहीं, इलेक्शंस को अपने वक्त पर होना चाहिए, और 71 यानी 71% ने कहा कि नहीं, इलेक्शंस पाकिस्तान में फौरी तौर पे हो जाने चाहिए, यही बेहतर है। आई मीन दिस इज व्हाट 71 यानी 39% लोगों ने मैक्सिमम वोट डाला है 44% जाली वोटों को शामिल करके। तो इसका मतलब हुआ कि कितना, अब मुझे नहीं, मेरा हिसाब कमजोर है, 18-19% लोगों ने वोट डाला, लेकिन 71% लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन फौरी तौर पे होने चाहिए। तो इससे आप क्या अखज़ करेंगे? वही जो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि अगर हुकूमत समझ रही है कि ये कोई मजलूम बन जाएंगे और अवाम इनके साथ हो जाएगी, ये तो आपको आपने ओपिनियन पोल का है ना, आप मुबशर सड़कों पे निकल जाएं। डॉक्टर साहब, आप जरा लोगों में जरा पूछें तो सही कि लोगों के हालात क्या हैं, तो आपको वही पता चल जाएगा कि लोग कितने गुस्से में हैं इस वक्त। ये जो गवर्नमेंट ने किसी एरिया पे परफॉर्म नहीं किया, जो वादा किया उससे पीछे हट गए और पूरा नहीं कर सके, करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए, ना बिजली है, ना गैस है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तो वो क्या समझ दिया कि पब्लिक उसके साथ खड़ी हो जाएगी। डॉक्टर शाहिद मसूद, मैंने इमरान खान से 2 ऐसे सवाल करने हैं जिनका इस केस से ताल्लुक नहीं है। अगर आपने इस केस से मुताल्लिक कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। मैं सिर्फ एक बात इमरान को याद दिलाऊं। इमरान, आपने जो 60 मिलियन की बात की है डॉलर्स की, वो एक केस है। ये एनआरओ में जो मुकदमात हैं वो, उसमें जो सिर्फ पैसा कत्ल वगैरह को छोड़ दें, जो टोटल अमाउंट है वो 100 अरब रुपया है जो पाकिस्तान का फंसा हुआ है। आप सिर्फ एक अकाउंट में आपने कहा कि 60 मिलियन है, 100 अरब रुपया है जो इस एनआरओ की वजह से पाकिस्तान की कौम का लूटा हुआ। उस वक्त, ये बात उस वक्त की है, ये इस दौर को निकाल दें। अब इस दौर में जो कुछ हुआ है, उस दौर तक 99 तक ये 100 अरब रुपया मुल्क का लूटा हुआ बाहर के बैंकों में पड़ा हुआ है। इमरान, देखिए ना डॉक्टर साहब, ये जो एनआरओ है, कोई दुनिया की तारीख में कोई ऐसा कानून बनाया, थर्ड वर्ल्ड ले लें, पीछे जो मुल्क बैकवर्ड से भी बैकवर्ड है, कभी किसी ने ऐसा कोई कानून बना सकता है कि आप बड़े बड़े डाकुओं को आप एमनेस्टी दे दें, इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दें और फिर बड़े बड़े ओहदे संभाल लें और बेचारा छोटा चोर जेलों में हो। ये इतनी बड़ी जुल्म और नाइंसाफी का ये एनआरओ था। और इसके पीछे आप कॉन्डोलीजा राइस की किताब पढ़ लें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों, किस तरह किया गया और मुल्क ने कितनी भारी कीमत अदा की है इस एनआरओ के ऊपर, जानों में तबाही जो मची है कबायली इलाके में, जो हमारे मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी बढ़ी है, जो रेडिकलाइजेशन है सोसाइटी की, और उसके ऊपर जो कि चोरी आसमानों पे पहुंच चुकी है। क्योंकि ये जो सारे गवर्नमेंट के अदारे लूटे गए हैं, ये क्यों लूटे हैं इन्हें पता, हम पकड़े ही नहीं जाएंगे।
जब आप ये तासुर दे दें कि क्राइम पेज, आप जो मर्जी करें और आपको कोई पकड़ेगा नहीं, तो आप किसको रोकेंगे चोरी करने? तो पाकिस्तान में जो आज हम बैंक्रप्सी पे बैठे हैं, ये एनआरओ का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और ये पहले भी एनआरओ बाय द वे मिलते रहे हैं, लेकिन ये तो कानून में डाल के एनआरओ से इन्होंने चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। इमरान, वेरी क्विकली, पॉलिटिकली क्या, मैं आपके एनालिसिस पॉलिटिकली चाहूंगा। फर्ज करें हुकूमत डिफेंस पे जाती है इमरान, तो आप पॉलिटिकली क्या नजर आ रहा है? ये मुबशिर ने शुरू में बात की थी कि 16, 17, 18, ये आपको पॉलिटिकली कैसे, एक तो ये ना कि आप इनकलाबी नारे, उससे हट के पॉलिटिकल तज्जिया क्या है आपका? देखिए डॉक्टर साहब, अगर तो इन्होंने ये किया और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो ये लग रहा है कॉन्फ्रंटेशन, मैं अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, हम सड़कों के ऊपर होंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े होंगे, जो हम पहले 2 दफा खड़े थे जब सुप्रीम कोर्ट को निकाला, चीफ जस्टिस को निकाला। देखिए, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट तबाह होता है, मुल्क तबाह हो जाता है। दुनिया के अंदर जब भी आप अमेरिकन, एक उनकी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो उन्होंने कहा कि किस किस अदारे को, कौन से 3 अदारे हैं जो बचेंगे? सुप्रीम कोर्ट, उनकी जो कांग्रेस है और उनकी जो प्रेसिडेंसी एग्जीक्यूटिव है। तो उन्होंने कहा अगर उनमें से एक बचना हो तो हम सुप्रीम कोर्ट को बचाएंगे। लेकिन सुप्रीम, ये जब आपकी सुप्रीम कोर्ट, अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये ना होती, इन्होंने मुल्क बेच देना था। यानी इन्होंने, आप जो रेंटल पावर जो देखें तो सही कि जो जिस लेवल की करप्शन हुई है, तो हमने तो चीफ जस्टिस के पीछे खड़े होना है। हमने, अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अटैक किया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इनको खुद नहीं पता कि क्या होने वाला है पाकिस्तान की सड़कों पे। इमरान, वेरी क्विकली, 2 वेरी क्विक एंड शॉर्ट क्वेश्चंस बिफोर वी गो वे, क्योंकि हमने कल अनाउंस किया था, ट्विटर के ऊपर मैंने किया था अनाउंस कि आज गैस और एनर्जी क्राइसिस के ऊपर करेंगे एंड वील टेक योर कमेंट्स ऑन इट। लेकिन लोगों ने, आपके अपने फैंस ने बड़े उसके ऊपर मैसेजेस और क्वेश्चंस मुझे भेजे। 2 क्वेश्चंस आई पिक्ड अप और बड़े क्विकली। एक ये है कि क्या शेख रशीद पीटीआई ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ या ना? अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारी उनसे बातचीत है, लेकिन कोई ज्वाइनिंग की बात नहीं है। दूसरा, क्या एमक्यूएम से इत्तेहाद होगा आपका या नहीं? नहीं, अभी हमारा कोई इत्तेहाद की बात नहीं है एमक्यूएम से। और एमक्यूएम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि जो भी पार्टी वायलेंस में जब तक इन्वॉल्व है, तहरीक इंसाफ उससे इत्तेहाद नहीं कर सकती। यानी कि ये जो मिलिटेंसी है, हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। उसके अलावा कई चीजें उनकी हैं कि कम से कम वो ये टाइप सियासत तो नहीं है ये 2 मेन पार्टीज ने की है। इमरान खान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जब एक ब्रेक से आएंगे तो डॉक्टर शाहिद मसूद और बैरिस्टर कामरान शेख हमारे साथ ही हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बैरिस्टर कामरान शेख, आपने सारा गुफ्तगू सुनी, व्हाट डू यू से? एनआरओ की सियासत का मतलब है मुफाहमती सियासत, कि किसी का कोई एहतसाब नहीं होगा, ना पिछले दौर का ना इस हालिया दौर का। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून की हुक्मरानी, कानून की बालादस्ती, दस्तूर की बालादस्ती। अब आप ये देख लें कि ये क्लैश इनएविटेबल था और इस क्लैश को सिर्फ और सिर्फ 4 साल से डिफाइंस की सियासत के जरिए इसको सिर्फ डेफर किया गया है, इस क्लैश को। और कोर्ट ने भी ये, इनको जितना मैक्सिमम लैटिट्यूड के सिस्टम डिस्टेबलाइज ना हो जाए, हम कॉन्स्टिट्यूशनली या इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है इसको डिस्टेबलाइज ना करें, सिस्टम को कोई धचका ना हो, इस बात पे बर्दाश्त किया। अगर आप मुफाहमती सियासत से मुराद कानून का कत्ल करना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ का कत्ल करना चाहते हैं, तो यह इजाजत नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात सबसे कि देखें इसका नतीजा इस दौरे हुकूमत में भी क्या निकला है मुफाहमती सियासत का, यह आपके सामने है। आज हम जिन हालात, राइट, ठीक है। डॉक्टर शाहिद मसूद। मुबशिर, मेरा ख्याल है कि इस वक्त बेहतरीन ऑप्शन जो मुझे नजर आ रहा है वो 6 है, जिसमें कहा गया है कि अवाम से रुजू करें, तहम्मुल का मुजाहरा करके, और जो अक्लमंद एलिमेंट हैं हुकूमत में मौजूद या इत्तेहादियों में, MQM, मौलाना फजलुर रहमान साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, चौधरी साहब, बाकी लोग, इत्तेजाद एहसन को बुला लें, रजा रब्बानी साहब को बुला लें, ये जो एक खुशामदियों के टोले से निकलें और उनको सबको बिठा के डिस्कस करें और तसादुम ना करें, क्योंकि तसादुम का जो नतीजा है वो आप फौज से भी तसादुम ले रहे हैं, अदालत से भी ले रहे हैं, अवाम से भी ले रहे हैं, उसके नतीजे में कहीं बहुत ज्यादा खून खराबा ना हो जाए। मेरा ख्याल है हुकूमत को इस वक्त कुछ दानिश मंदी थोड़ी सी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। बैरिस्टर कामरान शेख, डॉक्टर शाहिद मसूद, अली जफर साहब और इमरान खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।